सुन रहे हैं रहस्यमयी कहानी शैतानी रस्में। सुमित्रा सियारों की आवाज सुनकर हवेली की सबसे ऊपर वाली मंजिल के उस कमरे में पहुंची थी जिसमें परदादा और परदादी रहते थे। लेकिन जैसे ही सुमित्रा ने दरवाजा खोला, सियारों की रोने की आवाज बंद हो गई। सुमित्रा ने देखा कि पीयूष के परदादा और परदादी दोनों ही खून से सने कुर्सियों पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों खून से भरी नदी में स्नान करके आए हों। परदादी बोली, सुमित्रा, रस्म में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पिछली बार जो गलती हुई वो फिर नहीं होनी चाहिए, वरना इसी तरह तुम सबको भी खून से नहाना पड़ेगा। और भैरवगढ़ में खून से नहाने का मतलब समझती हो ना तुम? ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में मौत नाचने लगी, जैसे वो जानती थी कि खून से नहाना मतलब किसी बड़े संकट को निमंत्रण देना। कुछ सोच सुमित्रा हड़बड़ाहट में बोली, बड़ी सासू जी, हम जल्द से जल्द रस्मों को पूरा करेंगे ताकि आप दोनों मालिक के श्राप से मुक्त हो सकें। तभी परदादा जी बोले, ये बताओ, सभी रस्में निकी ही कर रही है ना? अगर निकी इन रस्मों को निभाकर मालिक को प्रसन्न करती है तो हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। सुमित्रा सर हिलाती हुई बोली, हाँ बड़े ससुर जी, आप दोनों की मुक्ति के लिए सारी रस्में निकी ही निभाएगी। ये सुनकर पीयूष के परदादा और परदादी एक साथ बोले, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। सुमित्रा के चेहरे पे परेशानी के भाव उभर आए थे। इधर निकी को उसके कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया गया था। धड़ 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 की आवाजों से सन्नाटों से भरा वो महल गूंज रहा था। निकी गुस्से में लगातार अपना दरवाजा खटखटाए जा रही थी, लेकिन बाहर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। निकी चिल्लाती रही, पीयूष, रचना, कोई तो मेरी बात सुनो। लेकिन वहां उसकी कौन सुनता। सभी लोगों ने जैसे अपने कान में रुई ठूंस ली थी। निकी दरवाजा खटखटाकर थक चुकी थी। वो अपना हौसला हारने लगी थी। वो वहीं थक कर दरवाजे के सहारे बैठ गई और सर को दोनों टांगों के बीच छुपाकर रोने लगी। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। रात से सुबह हो गई। घर के किसी भी सदस्य ने उसकी सुध नहीं ली। यहाँ तक कि पीयूष भी वहां नहीं आया। निकी बिना कुछ खाए पिए रात भर कमरे में बंद रही, लेकिन उसका दरवाजा नहीं खुला। वो दरवाजे के पास ही बेसुध सी पड़ी हुई थी कि अचानक दरवाजे के पास पैरों की आहट सुन निकी की नींद खुल गई। वो अंदर से चिल्लाते हुए बोली, कौन है? मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो यहाँ से। वो फिर से दरवाजा खटखटाने लगी। उसने महसूस किया कि पैरों की वो आहट उस दरवाजे के पास रुक गई। निकी को प्यास भी लग रही थी। उसने फिर से कहा, तुम जो भी हो, दरवाजा खोलो प्लीज, प्यास लगी है मुझे। तभी बाहर से किसी नौकर की आवाज आई, अभी पानी लाया बहू रानी। वो नौकर दरवाजे के पास से वापस पानी लाने जाने ही वाला था कि तभी सुमित्रा वहां पहुंच गई और उसे डांटते हुए बोली, हमसे बिना पूछे कोई उसे पानी तक नहीं देगा, समझे? उस नौकर ने सिर झुकाकर सहमी आवाज में कहा, जी रानी माँ। सुमित्रा कड़क आवाज में बोली, अब जाओ यहाँ से। निकी ने सुमित्रा की आवाज सुन ली और गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, दरवाजा खोलिए, मुझे प्यास लगी है। सुमित्रा तुरंत बोली, हमारी बात मानो और जल्दी
से रस्मों के लिए तैयार हो जाओ, हम दरवाजा खोल देंगे। निकी झुंझलाती हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं करनी कोई रस्म वस्म, मुझे पानी चाहिए। सुमित्रा दरवाजे की तरफ देखती हुई गुस्से से बोली, ठीक है, फिर ये दरवाजा भी नहीं खुलेगा। मैं भी देखती हूँ तुम्हारी अकड़ कब तक रहती है। वो वहां से वापस चली गई। सुबह से दोपहर हो गई और जल्द ही शाम भी ढलने वाली थी। निकी का भूख प्यास से बुरा हाल हो चुका था। उसके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए थे। प्यास से गला सूख चुका था। उसने कभी आज तक ऐसी स्थिति में खुद को नहीं पाया था। वो दरवाजे से दूर हटकर अपने बेड का सहारा ले नीचे बैठ गई। उसकी तरसती आंखें बस दरवाजे को ही देख रही थी। वहीं पीयूष का हाल भी कुछ ठीक नहीं था। वो भी निकी को लेकर परेशान लग रहा था, लेकिन अपने माँ पिता की बात भी वो नहीं टाल सकता था। निकी का मोबाइल उसी के पास था। उसने देखा उसके फोन में निकी के दोस्तों के कई मिस कॉल थे। वो अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, निकी के दोस्तों के कई मिस्ड कॉल्स हैं। मुझे डर है कि कहीं उन्हें हम पर शक न हो जाए। राजा साहब ने आवेश में आते हुए कहा, शक हो भी गया तो क्या, वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अब ये सब बातें छोड़ो, जाकर निकी को मनाओ और अगली रस्म के लिए तैयार करो। पीयूष ने धीमी आवाज में कहा, जी पापा। राजा साहब का आदेश मान वो निकी के कमरे की तरफ जाने लगा। भूख प्यास से बेहाल हो चुकी निकी ने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। वो बस चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। अचानक उसने अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसने तुरंत सिर ऊपर कर देखा और सामने दरवाजे पर पीयूष खड़ा था। पीयूष ने बेचैनी भरी आवाज में पुकारा, निकी। निकी उससे इतना गुस्सा थी कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे तो उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी जान लेने का मन कर रहा था, लेकिन अभी एकमात्र वही था जो उसे बचा सकता था। निकी खुद पर संयम रखती हुई दर्द भरी आवाज में बोली, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो पीयूष? पीयूष उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिलासा देते हुए बोला, विश्वास करो मेरा, हम तुम्हें हरगिज भी मारना नहीं चाहते निकी। हम चाहते हैं कि तुम सभी रस्में अच्छे से पूरी करो। हाँ, वो थोड़ी जोखिम भरी है, लेकिन उन्हें पूरा करना हमारे लिए बेहद जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। निकी हैरान होकर बोली, तुम अभी भी रस्म पूरी करने की बात कर रहे हो? ऐसा क्या अनर्थ हो जाएगा पीयूष? तुम मुझे इस बारे में खुलकर क्यों नहीं बताते? पीयूष ने दुविधा भरी आवाज में कहा, मैं मजबूर हूँ। तुम बस ये समझो कि जब तक वो रस्में पूरी नहीं होती, हम सभी चैन की सांस नहीं ले सकते। इसलिए तुम अगली रस्म करने के लिए हामी भर दो। निकी मन ही मन सोचती हुई बोली, कैसे मान जाऊं इन रस्मों को करने के लिए? हर कदम पर जान का खतरा होने वाला है। लेकिन रस्म नहीं की तो ये लोग मुझे वैसे भी मार डालेंगे। क्या करूं मैं? तभी रचना कमरे के अंदर आई और बोली, पीयूष भैया, आप यहाँ से जाइए। रानी माँ वैसे भी गुस्सा है कि दीदी और आप रस्मों के पूरा होने से पहले एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं दीदी को तैयार करके ले आती हूँ। पीयूष वहां से जाने के लिए उठा। तभी निकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और आशा भरी निगाहों से देखती हुई बोली, नहीं पीयूष, तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पीयूष अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, हिम्मत से काम लो निकी। मैं वादा करता हूँ, एक बार रस्में हो जाएं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। निकी ने पीयूष को रोकने की कोशिश की,
लेकिन पीयूष उसे सिर्फ दिलासा देकर वहां से चला गया। रचना अपने साथ भोजन की थाली और पानी लेकर आई थी। उसने थाली उनके बेड पर रखते हुए कहा, दीदी, खाना खाकर तैयार हो जाइए, आज रात को अगली रस्म होगी। निक्की उसकी तरफ देखती हुई बोली, तुम तो इस परिवार में कई सालों से हो ना, तुम मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताती? आखिर ये सब चल क्या रहा है? रचना बोली, इस बारे में मैं अधिक कुछ नहीं बता सकती, पर एक अफवाह है जो उड़ते हुए मेरे कानों तक पहुंची है। निक्की आश्चर्य भरी नजरों से देखती हुई बोली, कैसी अफवाह? रचना बोली, पुराने महल में कहीं कोई बहुमूल्य खजाना गड़ा है। खजाने की बात सुनकर निक्की की मुरझाई आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। वो चौंकती हुई बोली, क्या ये बात सच हो सकती है? रचना बोली, क्यों नहीं? अक्सर ऐसे महलों में धन को छुपाया जाता है। अब आप खाना खाकर तैयार हो जाइए, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। इतना कह वो कमरे से बाहर निकल गई और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो वहां से सीधे सुमित्रा के कमरे में पहुंची। सुमित्रा बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। रचना के कमरे में आते ही वो बोली, खाने में मालिक का प्रसाद मिला दिया था ना? रचना सर हिलाती हुई बोली, जी रानी माँ, वो तो हम पहले दिन से ही मिला रहे हैं, तभी उन्हें कुएं में पानी की जगह खून दिखा था। सुमित्रा उत्सुक होती हुई बोली, और खजाने की बात? रचना बोली, जी वो भी हमने उन्हें बता दी है। खजाने की बात सुनकर दीदी चौंक गई थी, वो जरूर रस्म करने के लिए मान जाएंगी। सुमित्रा मुस्कुराती हुई बोली, धन दौलत किसे नहीं चाहिए होती है, निक्की का लालच उसे रस्में करने को मजबूर करेगा। और रचना, तुम जाकर देखो, मालिक को कुछ और तो नहीं चाहिए? रचना घबराते हुए बोली, लेकिन रानी माँ, मुझे बहुत डर लगता है। सुमित्रा ने आंखें दिखाते हुए कहा, जाओ। उसकी आंखें देखते ही रचना चुपचाप वहां से चली गई। उसे आज दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम करना था। वो पुरानी हवेली के एक अंधेरे कमरे में आ गई जहां मालिक रहता था। कमरे में एक भारी और अजीब सी आवाज गूंज रही थी, जो बाहर से ही साफ साफ सुनी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई राक्षस नींद में खर्राटे ले रहा हो। रचना के हाथ में एक बकरी का बच्चा था, जिसे उसने अपनी गोद में उठा रखा था। वो डरते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। उसने बकरी को नीचे रखा, कांपते हाथों से उस कमरे के दरवाजों को खोला और फिर बकरी को वापस गोद में उठाकर अंदर प्रवेश कर गई। कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस कमरा खुलने के बाद बाहर से आती रोशनी से सामने की तरफ थोड़ा उजाला हुआ था। उस कमरे की छत 2 मंजिल से भी ज्यादा ऊंची थी और जगह जगह मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। काफी गंदगी थी वहां रह रहकर गूंजती आवाज रचना के हृदय में डरावना कंपन पैदा कर रही थी। कमरे में इधर उधर झांकती हुई रचना कांपती आवाज में बोली, मालिक, आपके लिए भोग लाई हूँ। इतना कह उसने उस बकरी को वहीं छोड़ दिया और तेजी से कमरे के बाहर भाग गई। उसने बाहर से कमरा बंद कर दिया।
रचना ने कमरे से बाहर आते ही गहरी सांस ली और बड़बड़ाई, आज तो बाल बाल बची मैं। बकरी का बच्चा कमरे के अंदर जोर जोर से मिमियाने लगा और कमरे में भागा दौड़ी करने लगा। रचना ने आज तक कभी मालिक को नहीं देखा था, इसलिए उसे जिज्ञासा तो थी कि वो दिखता कैसा है। उसने पहले भी 2-3 बार देखने की कोशिश की थी, लेकिन सुमित्रा के रहते वो ऐसा नहीं कर पाई थी। उसने बाहर से ही उस कमरे की खिड़की का किवाड़ धीरे से खोला और अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। अंदर का नजारा देखते ही उसकी रूह कांप गई। मिमियाने की आवाज सुन मालिक जाग चुका था। उसकी 2 शैतानी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। लाल लाल खूंखार आंखों के बीच सफेद सी पुतलियां। डर के मारे रचना के मुंह से चीख निकल गई, शैतान! उसने तुरंत ही अपने मुख पर हाथ रख लिया। शैतान ने अचानक से बकरी के बच्चे के पास छलांग मारी और उसकी गर्दन एक हाथ में दबोच कर उसे हवा में उठा लिया। वो शैतान काफी भयानक लग रहा था। उसका पूरा शरीर लाल लाल मांस के लोथड़े की तरह लग रहा था। सर पर 2 नुकीले सींग उगे थे। हाथ और पैर में बड़े बड़े कटीले नाखून और शेर की तरह खूंखार नुकीले दांत थे। बकरी का मिमियाना बंद हो गया था। उस शैतान ने अपने नाखूनों से बकरी का एक पैर पकड़ा और उसे नोच डाला। वो उस पैर को चबाने लगा। डर के मारे रचना की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो उस खिड़की के पास से हिल भी नहीं पा रही थी और शैतान बकरी का एक के बाद एक पैर नोच कर चबाए जा रहा था। उसने बकरी का पूरा शरीर अपने नाखून से नोच कर अस्त व्यस्त कर डाला था। आखिर कौन है ये शैतान मालिक जिससे गहलोत परिवार इतना डरता है? क्या निकी आगे की रस्मों के लिए मान जाएगी? कहानी जारी रहेगी। बस आप बने रहें शैतानी रस्में के साथ।